हेलो एवरीवन। आईआर की थ्योरीज के आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी को देखेंगे और इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस और रेशनल चॉइस को। अगर तो आप पिछले लेक्चर्स लेते आ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होगी कि हम किस तरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब ये 1920s में हमारा डिसिप्लिन डेवलप हुआ तो सबसे पहले थ्योरी हमारे पास आई लिबरलिज्म आइडियलिज्म। तो 1930s में आके हमारे पास रियलिस्ट फिलोसफर्स आए जिन्होंने हमें क्लासिकल रियलिज्म थ्योरी दी और लिबरलिज्म आइडियलिज्म के जो फ्लॉज थे उनको हाईलाइट करते हुए अपनी थ्योरी पेश की। अब हम पहुंच चुके हैं 1950s में। इसमें हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। जो लिबरलिज्म आइडियलिज्म वालों का आइडिया था कि पीस होना चाहिए और क्लासिकल रियलिज्म वालों का आइडिया था कि वॉर को अवॉइड करना चाहिए, ये दोनों काम तो नहीं हुए। फिर हमारे पास एक नई मैथडोलॉजी आ जाती है कि अब हम आईआर को इस मैथडोलॉजी के तहत स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास पॉजिटिविज्म। तो हम इसी को देखेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, आज हमारा 5th लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि भी आईआर की थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर क्यों हो सकती है। फिर सेकंड लेक्चर में हमने सबसे पहले मैथडोलॉजी और अप्रोच को देखा था, जो कि थी ट्रेडिशनल अप्रोच। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं, लिबरलिज्म आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म। थर्ड लेक्चर में हमने लिबरलिज्म आइडियलिज्म को डिस्कस किया था। फोर्थ लेक्चर में हमने क्लासिकल रियलिज्म को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिविज्म की मैथडोलॉजी, इसकी दो टाइप्स, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस और रेशनल चॉइस। और हम पहुंच चुके हैं 1950s में। तो 1950s में आके हमारा जो सोशल साइंसेज हैं, इनमें भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम नेचुरल साइंसेज में साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे फिर आईआर के डिसिप्लिन में भी हुई। तो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। तो अब हमारे आईआर में साइंटिफिक स्टडी होने जा रही है, लेकिन हमारी जो पिछली ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो भी मुकम्मल अनसाइंटिफिक नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एम्पिरिकल डाटा यूज़ तो की है। हाँ, उस डाटा की इंटरप्रिटेशन में इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि सारा काम ही जजमेंटल हुआ था, नॉर्मेटिव हुआ था, सारा काम ही मेरली डिस्क्रिप्टिव था। इस सारे काम के लिए हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ को इन अ वे मिस यूज़ किया गया था। तो अब जो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है, काफ़ी ऑथर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को भी इसी इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस में फॉलो करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच मुकम्मल अनसाइंटिफिक नहीं थी। तो अब रियलिज्म और आइडियलिज्म को हम एक पॉजिटिविज्म की शाख के तौर पर देखने जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं है। तो आपकी जो आइडियलिज्म की थ्योरी है वो भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात करती है, आपकी जो क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी है वो भी किसी इंस्टीट्यूशन पे बात करती है। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ पीस के लिए ज़रूरी है। तो उन दोनों थ्योरीज में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी? स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ हम इनको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं ले रहे। द इंस्टीट्यूशंस एज पर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस इन आईआर, दे आर नॉट द ऑर्गेनाइजेशन वी आर रेफरिंग। ऐसा नहीं है, बट इट रेफर्स टू सच कॉन्सेप्ट्स एज फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेड पॉलिटिकल बिहेवियर्स। और यहाँ पॉलिटिकल बिहेवियर्स में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, और ये पॉलिटिकल का मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। ग्लोबल लेवल पर हमें आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म दोनों एनालिसिस इंस्टीट्यूशनलिज्म में होते हुए नज़र आते हैं। तो पॉजिटिविस्ट मैथडोलॉजी में ट्रेडिशनल अप्रोच आप जिसे कहते हैं, इसको काफ़ी ऑथर्स इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस से भी तबीर करते हैं, क्योंकि क्लासिकल रियलिज्म और लिबरलिज्म आइडियलिज्म कहीं ना कहीं तो एम्पिरिकल हैं, कहीं ना कहीं तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा हो रही है। इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि बड़े रिजिड हैं ये, कि जो सोच लिया सिर्फ उससे ही प्रूव करना है, मुकम्मल साइंटिफिक नहीं है। इसके बाद आईआर में जो बीइंग साइंटिफिक एक प्रॉपर रेशनल एप्लीकेशन है जिस बाबा जी ने ये की, उसका नाम है मार्टिन कैप्लन। मार्टिन कैप्लन एक मुकम्मल साइंटिफिक स्टडी करता हुआ नज़र आता है आईआर में। मार्टिन कैप्लन का नज़रिया जो मशहूर हुआ उसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। इसका बड़ा क्रिटिकल व्यू है टूवर्ड इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस या ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि वन वे और द अदर वे आप जो कुछ करवा रहे हो वो स्टेट के थ्रू करवा रहे हो। स्टेट का एक्शन यहाँ आपको कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ ले जाता है, जो कि लिबरलिज्म आइडियलिज्म है, या आपको स्टेट का एक्शन इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ ले जाता है। कैप्लन कहता है ये जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक नेशन स्टेट्स और दूसरा है आपका इंटरनेशनल सिस्टम।
आपकी पहली दोनों थ्योरीज आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म वो सेंटर्ड करती हैं अराउंड नेशन स्टेट्स के एक्शन के। स्टेट यूं कर ले, स्टेट पीसफुल हो जाती है, स्टेट सेल्फिश हो जाती है, स्टेट को अपना इंटरेस्ट खुद पूरा करना है। यानी तासुर ये दिया जाता है कि स्टेट का एक्शन इससे कॉन्स्टिट्यूट होता है सिस्टम। जैसा स्टेट्स एक्शन करेंगी इससे आपका ये निज़ाम डेवलप होगा, सिस्टम डेवलप होगा। तो कैप्लन कहता है कि भाई मेरे ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम कंपेल करता है स्टेट को टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे आपका निज़ाम होगा ग्लोब का, इसकी छाप पड़ेगी स्टेट पर और स्टेट एक्ट करती है फिर। तो ये भाई इसने दुनिया ही हिला के रख दिया यार की। अब ये सिस्टम एक तो हो नहीं सकता, इसमें भी वेरिएशन होंगी। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा ही है जिस तरह आप हैं, आपका दिल कर रहा है मूवी देखने को, आउटिंग करने को, आपका दिल कर रहा है डेटिंग करने को। अब लिबरलिज्म आइडियलिज्म के तनाजुर में देखें तो अगर सब आप जैसे हो जाएं, सब आप जैसा सोचना शुरू हो जाएं तो सब अच्छे हैं। सब एक सिनेमा में इकट्ठे हो जाएं, एक ही जैसी फिल्म देखें, सब एक ही जगह आउटिंग करें। और इसी तनाजुर में रियलिज्म कहता है कि आपने मूवी देखनी है तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने घर वालों को बता दें कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। इस हर एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट कौन हुआ? आप। यू इज़ इम्पोर्टेंट, ऐसा ही है ना। यू जो एक्ट कर रहा है इससे फैमिली के तमाम एस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं। यानी अब यू के बाद यू का ब्रदर, यू की सिस्टर कल को कह सकती हैं कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मैं आउटिंग करने जा रही हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा इंटरेस्ट। ये स्ट्रक्चर तो कोलैप्स नहीं हो जाएगा फिर? इसकी ज़रूरत क्या है फिर? कैप्लन कहता है ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर होता क्या है? एक फैमिली ए है, बड़ी ही ओपन माइंडेड फैमिली है, और एक फैमिली है बी, ये बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है। फैमिली ए का एक मेंबर यू वो कहता है मूवी देखने जाऊंगा, फैमिली कहती है ओके जाओ। अब फैमिली बी का मेंबर यू वो कहता है मैं मूवी देखने जाऊंगा, वो कहते हैं ख़बरदार 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला। यहाँ कौन इंपॉर्टेंट हुआ फिर? फैमिली इंपॉर्टेंट हुई ना। इसी तरह स्टेट अपनी मर्ज़ी से ऑप्टिमिस्टिक टून में यानी आइडियलिज्म इसमें जो एक्शन करे तो आप अज्यूम करेंगे कि इन एक्शंस की वजह से सिस्टम बने। ऐसा तो नहीं होगा ना, सिस्टम तो मौजूद है। अगर सिस्टम कोऑपरेशन का है तो स्टेट्स कंपेल होती हैं सोचने पे, एक थिंकिंग प्रोसेस से गुजरती हैं। क्योंकि सिस्टम आजकल ऐसा है तो स्टेट ऐसे एक्ट करेगी, क्योंकि सिस्टम आजकल वैसा है तो स्टेट्स वैसे एक्ट करेंगी। तो जो पिछली दो थ्योरीज चली थी, लिबरलिज्म आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है? क्या ये किसी सूरत भी स्कॉलर के माइंड का प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो मार्टिन कैप्लन कहता है ये 6 सिस्टम्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड हाउ स्टेट्स एक्ट विद इन इट। इससे पहले वाले बाबे जिन्होंने पहली थ्योरी दी थी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं IR इज़ द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ स्टेट। अब ये बात तो इससे हट गए ना। अब कैप्लन के बनाए हुए सिस्टम की स्टडी करते हैं। वो कहता है कि 6 तरह की सिस्टम है, 6 मॉडल्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के। एक ही स्टेट है वो 6 डिफरेंट सीन्स मेकिंग करेगी। अगर सिस्टम है मल्टीपोलर, इसके लिए वो प्रॉपर वर्ड बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सिस्टम का एक्ट डिफरेंट होगा जब आपके पास 5, 6, 7, 8 इक्वल पावर रखने वाली स्टेट्स हों और सब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो कि हम सब ने मिलकर काम करना है। इन सब ने निगोशिएशंस के ज़रिए डायलॉग पर फोकस करना है कि वॉर के ज़रिए मसले हल नहीं होने। लेकिन अगर हम 5, 6, 7, 8 स्टेट्स में से कोई ज़रूरत से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को शो करने की कोशिश करेगा, अपनी माइंड को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, तो वॉर भी हम कर सकते हैं। इन सब के दरमियान डैट दे वुड मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्फ, आपस में हम बैलेंस मेंटेन रखेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब एक मल्टी पोलर वर्ल्ड हो जिसमें ये 5, 6, 7, 8 स्टेट्स मौजूद हों, तो इसमें फिर आप सपोज करें कि एक ग्रुप ए है जिसके लोग चाहते हैं कि उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन रिकॉग्नाइज हो। अब ये जो 5, 6, 7 स्टेट्स थी हमारे पास, इनमें से 1 या 2 स्टेट्स जो हैं वो इनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को चैलेंज करती हैं, तो बाकी ये करेंगी। तो बाकी जो 3, 4, 5 हैं वो ए को सपोर्ट करेंगे? नहीं। ये जो रिमेनिंग है ना, दे विल ट्राई टू अपहोल्ड स्टेटस को और कहेंगे कि ये जो टेरिटरी ए के लोग हैं हमने इनकी बात नहीं मानी। नहीं तो ये जो 2 इक्वल पावर वाली स्टेट्स हैं ये नाराज़ हो जाएंगी, फिर जंग के ख़तरात बढ़ जाएंगे। यानी जो मल्टीपोलैरिटी होती है
इसमें किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने अगर अपनी बात मनवानी है तो सिस्टम में मौजूद स्टेट्स ने उस बात को फ़ौरन रिकॉग्नाइज नहीं कर लेना, सिस्टम की नज़ाकत को समझते हुए आपके पॉइंट को समझना है। फिर वो कहता है कि एक तो ये सिस्टम है, ये पहला सिस्टम उसने बता दिया। दूसरी वो बात करता है कि बाईपोलर सिस्टम, लेट अस अज्यूम ये जो मल्टीपोलर सिस्टम टूट जाए, ख़त्म हो जाए, दो पावर सामने आती हैं और ये बाईपोलर सिस्टम आगे दो हिस्सों में तकसीम है। यहाँ तो ये लूज बाईपोलरिटी होगी, यहाँ टाइट बाईपोलरिटी होगी। तो लूज बाईपोलर में दो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने ब्लॉक्स बना लिए हैं, इन्होंने कंट्रीज़ के साथ अपने अपने अलाइंसेस बना लिए हैं जैसे कि कोल्ड वार में, लेकिन कोई ना कोई बीच में सिस्टम में अदर ऑप्शन भी है। ये अदर ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ ये अदर ऑप्शन कोई ना कोई मूवमेंट हो सकती है, ये कोई भी तीसरा फॉरम है लूज बाईपोलरिटी में। और अगर टाइट बाईपोलर की बात करें तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है ये अपना इन्फ्लुएंस वीक कर जाते हैं। अब दो स्टेट्स ही हैं बस टाइट बाईपोलरिटी में। अब इमेजिन करें कि यहाँ पर वो ग्रुप ए वाले पीपल ये अगर लूज बाईपोलर सिस्टम में कहते हैं कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, अगर इनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से स्टेट बी को ये लगता है कि इनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से स्टेट सी को हार्म होगा, बाईपोलर में दो स्टेट्स हैं ना, बी या सी, तो वो अगर समझते हैं कि सी को हार्म होगा, सी को नुकसान होगा, तो स्टेट बी इन ए के पीपल को सपोर्ट करेगी। अगर इसी तरह स्टेट सी को लगता है कि ए के लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट करने से बी को मसला होगा, तो ये सी उसको सपोर्ट करेगी। या अगर बी और सी दोनों को लगे कि ये एक नॉन इशू है, इससे हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही हमें कोई फ़ायदा है, तो इस ए के पास ऑप्शन क्या होगी, वो फिर अदर ऑप्शन के पास चला जाएगा, तो उनसे कहेगा कि प्लीज़ हेल्प मी। अब ये पीपल वही हैं, मसला इनका वही है, लेकिन एक बैलेंस ऑफ पावर में इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, लेकिन एक लूज बाईपोलर में इनके चांसेस बन गए हैं बात सुनने के। अब इस टाइट बाईपोलर सिस्टम में ग्रुप ए के लोगों को पता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हमें या बी के साथ मिलना है या सी के साथ मिलना है, किसी एक स्टेट के साथ अलायंस बनाएंगे। ये कहेंगे कि एनीथिंग फॉर यू, हम कुछ भी करेंगे आपके लिए, बस हमें रिकॉग्नाइज कर लो। यानी यहाँ ग्रुप ए के पीपल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें मिलना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। अब ग्रुप ए के लोग वही हैं, लेकिन एक्शन डिफरेंट हो रहे हैं। ये कैप्लन समझाने की कोशिश करता है कि ये सिस्टम डोमिनेट करता है स्टेट्स को, इनके डिसीजंस को। जैसे आज हम बैठे हैं, आप यहाँ पर ये एग्जांपल ले लें कि 1945 से 1960s तक स्टेट के पास ऑप्शन थी, या तो वो यूएस को ज्वाइन कर लें या फिर यूएसएसआर की रस्सी को मजबूती से थाम लें। लेकिन 1960 से ऑनवर्ड का जो इरा है, इसमें प्रेशर कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अब स्टेट के पास यूएस, यूएसएसआर और नॉन अलाइन मूवमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है। तो स्टेट तेज़ी के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करना शुरू हो गई। सिस्टम जैसा होगा स्टेट की चॉइसेस वैसी। 1991 से 2008 तक यूएस ही यूएस था हर तरफ। 2008 से 2014 तक हल्की हल्की ऑप्शन बनना शुरू हुई, लेकिन डोमिनेट यूएस फिर भी कर रहा है। सिंस 2014 अब रशियन भी एक ऑप्शन है, चाइनीज़ भी एक ऑप्शन है। तो आप जैसी एक स्टेट पहले फेज़ में कैसे डिसीजन ले रही थी? उस वक्त तो सिर्फ यस सर, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसके बाद सेकंड फेज़ में थोड़ा सा इख्तलाफ बनना भी शुरू हो गया, और थर्ड फेज़ में अब तो ऑप्शन ही ऑप्शन खुले हैं। अब तो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाती हैं स्टेट्स कि हाँ भाई तुम क्या दोगे। तो बड़ा कौन हुआ, सिस्टम और स्टेट? ऑफ कोर्स सिस्टम। अच्छा, अभी एक और बात क्लियर कर दूं कि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हमने किसी थ्योरी या कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसके अंदर घुस जाना है। हमने कहना है इससे अच्छा तो कोई आइडिया है ही नहीं, इससे बड़ा एनालिसिस कोई है ही नहीं, फिर बाद में इस पर क्रिटिसिज्म करेंगे। पहले इसको अच्छे से पूरा समझ लें। हमने 3 इंटरनेशनल सिस्टम देख लिए कैप्लन के। सबसे पहले मल्टीपोलर कहा उसने, फिर उसने कहा लूज बाईपोलर, थर्ड उसने कहा टाइट बाईपोलर। फिर वो कहता है कि एक आपके पास यूनिवर्सल सिस्टम भी हो सकता है कि पूरी दुनिया एक फेडरल गवर्नमेंट में ट्रांसेंड हो जाए, कि पूरी दुनिया एक स्टेट बन जाए, पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल लॉज हों, इसके मुताबिक चले। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी अगर सिस्टम होगा तो इसमें जो हमने ए वालों की एग्जांपल दी है, इनकी बात फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि एक सेट पैटर्न्स के लॉज होंगे
तो इन लॉज के तहत ग्रुप ए के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलनी चाहिए। फिर वो एक और वर्ड यूज़ करता है, हिरारिकल सिस्टम। हिरारिकल सिस्टम उसी वक्त होगा जब एक सिंगल पावर होगी, यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इसमें अगर ग्रुप ए के लोगों को अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मनवाना है तो उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए होगा उस सिंगल पावर का। बस उसको मना लिया या उसके इंटरेस्ट के साथ जुड़ गए तो आपको आपका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट में क्लैश आ गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हिरारिकल सिस्टम है। वो कहते हैं ये हिरारिकल सिस्टम दो तरीके से बनता है, या तो एक सिंगल पावर कॉन्क्वेस्ट कर करके बस अकेली रह जाए और बाकी सब को हरा दे और ये एक पावर बन जाए। तो कैप्लन कहता है ये पॉसिबल कोई नहीं है अब। तो ये है डायरेक्ट मेथड, कॉन्क्वेस्ट करके दूसरों पर कब्जे करके आप सिंगल पावर बन जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली तमाम जो बाकी पावर्स हैं वो अपने इश्यूज़ की वजह से ऊपर ना आ सकें और एक पावर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती जाए और एक सिंगल पावर बन जाए। और ये दूसरा डेमोक्रेटिक मीन से बनेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है, जैसे कि मैं आप सबको हरा कर डिफीट कर सिंगल पावर बन जाऊँ, ये कॉन्क्वेस्ट हुआ, डायरेक्ट मॉडल हुआ। और अगर आप लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन करते जाएँ और मैं अपने आप को बेहतर परफॉर्म करवाता जाऊँ तो ये इनडायरेक्ट हुआ। मैंने कोई कॉन्क्वेस्ट तो नहीं की ना, कोई कब्जा तो नहीं किया, लेकिन मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो गया, अपने आप को डेवलप कर लिया। अब ये कॉन्क्वेस्ट वाला काम तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो ऐसे डेमोक्रेटिक मीन्स ही आप बन सकते हैं। अमेरिका भी ऐसे ही बना था, लीडर यूनिपोलर वर्ल्ड का, हिरारिकल सिस्टम से। रशियंस अपनी ही हरकतों की वजह से डिक्लाइन कर गए और अमेरिका सुपर पावर बन गया। और फिर आखिरी वो कहता है कि यूनिट वीटो सिस्टम हो सकता है। वो कहता है कि अगर तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब न्यूक्लियर पावर हो जाए तो फिर इनकी आपस में जो इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। और इस कंडीशन में अगर ग्रुप ए कहता है कि मुझे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए और ये किसी एक स्टेट बी सी डी ई एफ जी इनमें से किसी एक के साथ भी इसके इंटरेस्ट से क्लैश बनेगा तो ए को तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा ए को। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए ज्यूम कर लें कि ये जो एक ग्रुप है ए है, इसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और ये बाकियों को कहता है कि करो मुझे रिकॉग्नाइज, नहीं तो आया गोरी, तो सारे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये भी हाईली अनलाइकली है ये वाला सिस्टम भी। इन सिस्टम्स में जो हमें प्रैक्टिकल नज़र आते हैं वो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है। ये यूरोप में 1815 से लेके 1840 तक बड़ा बेहतरीन चला। 1848 के बाद फिर दरारें आती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके पास आया बाईपोलर सिस्टम। कुछ अर्सा आपके पास टाइट बाईपोलर रहा, कुछ अर्सा लूज बाईपोलर 1945 से लेकर 1991 तक। उसके बाद फिर आपके पास हिरारिकल सिस्टम आया 1991 से लेकर आप कह सकते हैं कि 2001 तक, एक सिंगल पावर। लेकिन उसके बाद जो दो है ना, यूनिवर्सल और यूनिट वीटो सिस्टम, ये अनलाइकली है। लेकिन कैप्लन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, सिस्टम ऐसा बनाया जा सकता है। साबित वो ये करना चाहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जैसा होगा, स्टेट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम। तो भाई उसने धज्जियाँ बिखेर के रख दी कि कोई ज़रूरत नहीं है आइडियलिज्म पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है रियलिज्म पढ़ने की। स्टेट से एक्शन सेल्फिश मोटिव्स या पीसफुल नेचर नहीं करवा रही, स्टेट से एक्शन तो करवा रहा है सिस्टम। जैसा मुंह वैसी चपेट। तो आपका इंस्टीट्यूशन एनालिसिस, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, आपका आइडियलिज्म रियलिज्म जल कर राख हो गया। यानी घर बैठ जाओ, बस सिस्टम को स्टडी करो। स्टेट जो कर रही है वो तो सिस्टम के ताबे रह कर कर रही है, यहाँ तो सिस्टम ही है सब। स्टेट के एक्शन की कोई पूछगछ नहीं है, सिस्टम ऐसा है, इसमें जो हमने करना था यही कर दिया है। तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो गया ये भी। ये प्रॉब्लम वाला काम कैसे हुआ, अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। पीछे जो हमने सारा पढ़ा है ये थी इंटरनेशनल सिस्टम के। मार्टिन कैप्लन ने एक इंटरनेशनल सिस्टम का आइडिया दिया था जिसमें उसने 6 मॉडल्स में दिए थे, और हमने सारे देख लिए। अब हेडले बाल आ रहा है अपने एक नए आइडिया के साथ जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी। वो अब तनकीद करेगा इंटरनेशनल सिस्टम पे और फिर हमें आइडिया देगा इंटरनेशनल सोसाइटी का। तो देखते हैं फिर। तो हेडले बाल कहता है कि स्टेट ने करना क्या होता है, इसका सबसे बुनियादी काम क्या है। स्टेट का जो टास्क है वो तो बेसिकली इन 5 वैल्यूज़ को इंश्योर करना है, जो कि है ऑर्डर एंड जस्टिस इन स्टेट, वेलफेयर, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट
ये है बुनियादी काम आईआर का। आप जो बातें कर रहे हैं मार्टिन कैपलन साहब, आपकी बातें तो बस मेरे लिए एक इंतहाई इनएडुकेट लॉजिक है। यानी कैपलन के मुताबिक चलना है तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या खुद ब खुद वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा स्टेट को या इनके लोगों को? वो तो नहीं करेगा इंटरनेशनल सिस्टम। आईआर की स्टडी में ये 5 वैल्यूज़ निकाल दो तो आईआर के डिसिप्लिन की मौत वाकई हो जाती है। तो बाबा जी हेडले बाल ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम को अगर क्राइटेरिया रखा जाए तो फिर व्हाट अबाउट दोज वैल्यूज़? तो हेडले बाल जो ये स्केप्टिकल है कि ये कोई तरीका नहीं है। हेडले बाल कहते हैं ये जो इतनी एक्सट्रीम साइंटिफिक स्टडी है इनएफिशिएंट है ये आईआर को समझने के लिए। या आप ये कह लें कि हेडले बाल सामने आया इन डिफेंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। इसने आके डिफेंस किया था लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म का। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा ही वैलिड है। ये जो हेडले बाल है ये साइंटिफिक स्टडी को रिजेक्ट नहीं करता। ये कहता है ठीक है करो साइंटिफिक स्टडी, बट इन आईआर दिस साइंटिफिक स्टडी विल बी कैरिड आउट कीपिंग इन व्यू द वैल्यूज़ फॉर विच स्टेट परस्यू। करो सिक्योरिटी की साइंटिफिक स्टडी, हमने मना नहीं किया। करो ऑर्डर एंड जस्टिस की साइंटिफिक स्टडी, हमने मना नहीं किया। फ्रीडम के आइडिया की भी साइंटिफिक स्टडी करो, वेलफेयर के आइडिया की भी साइंटिफिक स्टडी करो, इनसे हम मना नहीं करते। लेकिन जो आप पैटर्न बना रहे हैं इनमें स्टेट्स की वैल्यूज़ वो तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो रही। सो ये इंटरनेशनल सिस्टम के आइडिया को रिजेक्ट करता है और ये आइडिया देता है इंटरनेशनल सोसाइटी का, जो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ये जो सिस्टम है आपका, ये जो 6 तरह के मॉडल्स दिए हैं मार्टिन कैपलन ने, ये प्रोडक्ट होते हैं स्टेट के एक्शन के, और स्टेट के एक्शन से ही रिपीटेडली सिस्टम्स बनते हैं। सिस्टम कोई हवाओं से थोड़ी आ जाता है। ऑटोमेटिक दुनिया बायपोलर हो गई, ऑटोमेटिक दुनिया मल्टीपोलर हो गई, स्टेट्स के एक्शन से हुई। मतलब कि आओ हम 5, 6, 7 स्टेट्स मिलके दुनिया को चलाएं तो दुनिया बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम में हो गई। स्टेट्स के एक्शन वॉर की तरफ हो जाते तो सिस्टम यूनिटरी हो जाता है। सिस्टम प्रोडक्ट है एक्शंस ऑफ स्टेट, और ये एक्शंस ऑफ स्टेट इनकी तारीख 2000 साल की है। ठीक है, अब साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, बट इन वैल्यूज़ का भी ज़रा ध्यान रखो। और ये वैल्यूज़ स्टेट के एक्शन से ही तो सीखोगे आप, सिस्टम से तो नहीं हो सीखोगे। यहाँ डिफरेंस तो फिर आएगा ही आएगा। तो हेडले बुल कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी पूरी दुनिया में स्टेट्स हैं ना, ये स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ये इंटरेक्शन कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, ये कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, लेकिन स्टेट्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं। इन इंटरेक्शंस की 2000 साल की तारीख है। आज की जो हमारी इंटरेक्शंस हैं कॉन्टेम्प्रेरी, आज के दिन, इसमें हम सब समझते हैं कि ऑल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। इसमें हम सब समझते हैं कि एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो। इसमें हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को अबाइड बाय करना है। इसमें हम समझते हैं कि डिप्लोमेसी एक इम्पोर्टेंट टूल है स्टेट्स के दरमियान पीस मेंटेन करने के लिए। डायलॉग का ऑप्शन चलता है यहाँ पर। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने 2-2.5 साल आहिस्ता आहिस्ता चल के 17th 18th सेंचुरी से लॉज ऑफ वार बनाना शुरू किए ताकि एक दूसरे को कम नुकसान पहुंचा सकें। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेट को ज़रूरत पड़ी, स्टेट्स ने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जिनके फोरम से इंटरेक्शन करना आसान हुआ। पर ये जो सब कुछ हमने अचीव किया है आज, इन सब पर हमारी एसोसिएशंस है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी इज़ बेसिकली एसोसिएशंस ऑफ स्टेट्स which develop after long historical philosophical debates, processes and different interpretation of laws। आगे हिस्ट्री, आगे फिलोसफी, आगे लॉज, इनसे जान नहीं छुड़ा सकते आप। इन्हीं में इंटरप्ले करते हुए आज एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स बनी हैं। तो हेडले बाल कहता है आओ मैं इसकी साइंटिफिक स्टडी बता देता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ स्टेट कैसे डेवलप हुई हैं। 2000 साल की साइंटिफिक स्टडी है, आओ मेरे साथ करो। हम साइंटिफिक स्टडी से इनकार नहीं कर रहे। ये जो पीछे हमने बात की है ना, मॉडरेट व्यू डज नॉट रिजेक्ट साइंटिफिक स्टडी, लेकिन साइंटिफिक स्टडी भी हमारे तरीके पर, ताकि हम आपको समझा सकें कि स्टेट्स की वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। बिफोर गोइंग इनटू द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, क्या ये पॉसिबल है कि आप वैल्यूज़ को साइंटिफिकली ड्रेस कर सकें? क्या ये पॉसिबल है? कितनी फ्रीडम चाहिए, क्या मेजर कर सकते हैं? कितनी को सिक्योरिटी, क्या जज कर सकते हैं?
तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें कि ये साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड और बिहेवियर इंडिविजुअल की क्या इसकी साइंटिफिक स्टडी हो सकती है? तो इसके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं ना, आपको डाटा दिया जाता है, आपने इस डाटा को फिल करना है, तो फिर इसकी वैल्यूएशन होती है और आपकी रिपोर्ट सामने आ जाती है कि आप साइकोलॉजिकली यहाँ पर लाया करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ये कि क्या आप इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? इस तरह के सर्वेज होते हैं ना, रिपोर्ट्स आती हैं, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है क्या किसी तराजू में तोली जा सकती है, किसी लेबॉर्ट्री में मेजर की जा सकती है? लेकिन ये रिपोर्ट्स आती है ना, इस तरह की प्रोसेस से हो सकती है साइंटिफिक स्टडी वैल्यूज़ की। तो भाई ये जो एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है ये 2000 से 2500 सालों में डेवलप हुई है। आज जो हम इस जगह पर पहुँचे हैं कि हमने आपस में इंटरेक्शन कैसे करना है, ये हमने एकदम तो नहीं कर लिया। तो फिर देखते हैं कि ग्रीक स्टेट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती थी। किसी सिस्टम की किताबें नहीं थी जो कि मार्टिन कैप्लन ने दी हैं। ग्रीक सिटी स्टेट्स में मोर देन 100 स्टेट्स थी। इनकी आपस की इंटरेक्शंस में माइट इज़ राइट रोल प्ले करता था। जो पावरफुल है वो डोमिनेट करता था। जिस तरह पावरफुल ने बात कर दिया उसी तरह बाकी स्टेट्स ने चलना है। तो अब फिर यहाँ पर कौन सा सिस्टम था मार्टिन कैप्लन का? जो पावरफुल था वो डोमिनेट करता था। इनका इंटरेक्शन ही ऐसा था। जब क्रिश्चियंस और इस्लामिक पावर्स डेवलप हुई, ये भी तो यही यूज़ करती थी, माइट इज़ राइट, या हमारी बात मान लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद इटालियन सिटी स्टेट्स 13th और 15th सेंचुरी की, ये भी आपस में जब इंटरेक्ट करती थी तो माइट इज़ राइट के कॉन्टेक्स्ट में जो पावरफुल है वो डोमिनेट करेगा। जाहिर है फिर इसके लिए जंगें होती थी। लेकिन जब आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आए, जिससे आपने बनाया नेशन स्टेट सिस्टम, तो हमने माजी से सबक सीखा कि माइट इज़ राइट का आइडिया जंगें करवाता है। और ज़रूरी नहीं कि ये हर केस में आपको सक्सेस दे, वरना पोप तो बड़ा पावरफुल था यूरोप में, लेकिन इसके ओपोनेंट्स ने इसको टफ टाइम दिया। तो अब हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि माइट इज़ राइट नहीं, ऑल आर इक्वल। छोटी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स हैं, ऑल आर इक्वल। तो इक्वालिटी सेलियंट फीचर नहीं है नेशन स्टेट सिस्टम का। सो आपने अपने माजी से सबक सीखा, माइट इज़ राइट को अबंडन किया और कहा कि ऑल मस्ट ट्रीट ईच अदर इक्वली। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, चाहे लीग ऑफ नेशन हो चाहे यूनाइटेड नेशन। इनके चार्टर में भी ये पॉइंट मौजूद है कि ऑल आर इक्वल। अभी तो हमने एक पॉइंट देखा है, बाकी भी देख लेते हैं। ये जब आपस में जो एग्रीमेंट्स करते थे, इनका स्टैंडर्ड क्या होता था? ग्रीक्स जब एग्रीमेंट करते थे तो वो गॉड को अपना मीडिएटर बना लेते थे। जुइज, कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स ग्रीक सिटी स्टेट्स में ये आपस में डील करते थे तो ये गॉड को एज अ मीडिएटर बना लेते थे। और क्रिश्चियंस और इस्लामिक स्टेट्स में भी ये ग्रंटर गॉड को लेकर आते थे। जब इटालियन सिटी स्टेट में आए तो रियलाइजेशन हुई कि जब गॉड की मीडिएशन में कोई एग्रीमेंट होता है और फिर स्टेट वॉयलेशन कर जाती है तो गॉड तो आकर नहीं पकड़ेगा उसको कि मेरे नाम पर एग्रीमेंट हुआ था। तो फिर इटालियन सिटी स्टेट्स में गॉड की जगह पर एक इंस्टीट्यूशन को मीडिएटर रखा गया जो कि था पोप। तो इटालियन सिटी स्टेट्स के आपस में एग्रीमेंट में पोप मीडिएशन करता था। अब अगर कोई वॉयलेशन करेगा तो पोप अपना रोल प्ले करेगा उसमें। आपने सबक सीखा ना पास से। फिर आगे आ जाओ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में कि भाई इस रिलीजन ने बेड़ा गर्क किया है, मुकम्मल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट अफेयर्स होना चाहिए। ये आइडिया मौजूद है ना कि अब रिलीजन का स्टेट अफेयर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, यानी यू नीड अदर इंस्टीट्यूशन जिनके ज़रिए आप आपस में बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। सो डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस डेवलप होना शुरू हुई, लेकिन वॉयलेशन फिर भी होती रही। फिर आपको अगली स्टेज पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से आर्बिट्रेशन का आइडिया नज़र आया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सब चलेंगे, अब गॉड या पोप या मेरली डिप्लोमेसी के ज़रिए नहीं बल्कि एज़ पर इंटरनेशनल लॉ मामलात हल होंगे। सो आपने कंक्लूजन की तरफ आना शुरू हुए। सीखा ना आपने अपने पास से। आज सब इक्वल शुमार करते हैं एक दूसरे को, आज सब डिप्लोमेसी के टूल को यूज़ करते हैं, आज सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं, आज सब इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। और जब आप ऑल इक्वल कह रहे हैं तो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो इसके साथ ही है। आप मानेंगे कि हमने सीखा कि कैसे पीसफुल एग्जिस्टेंस करनी है। ये किसी सिस्टम ने नहीं हमें कंपेल किया। ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, क्रिश्चियन रूल्स में भी स्टेट्स हैं, इस्लामिक पावर भी स्टेट्स की सूरत में है, इटालियन सिटी स्टेट्स भी स्टेट्स हैं, वेस्टफेलिया में भी स्टेट्स बैठी हैं, एग्रीमेंट हुआ।
लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन के फोरम पर भी स्टेट्स हैं। ये कोई सिस्टम तो नहीं है ना, हमने बनाए सिस्टम्स, हमने स्टेट्स ने मिल के बनाया नेशन स्टेट सिस्टम, हमने बनाए लॉज, हमने बनाए पैटर्न ऑफ डिप्लोमेसी और इनको स्ट्रेथन किया और वन वे और द अदर हर स्टेप पर सिक्योरिटी के आइडिया पर काम किया, लोगों की फ्रीडम के आइडिया पर काम किया, ऑर्डर एंड जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है ग्लोब का, इस पर काम किया, वेलफेयर पर काम किया, हर स्टेज में इम्प्रूवमेंट आती गई। सो करो स्टडी साइंटिफिक बट इन वैल्यूज़ से बाहर नहीं। सो जो आइडिया था इंटरनेशनल सिस्टम का ये एक्यूरेट नहीं है। ये ग्लोब एक सोसाइटी की मानद है जिसमें आपस में एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए हैं, इनके मुताबिक चलना है, इसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी है। स्टेट्स जो एक्ट करती हैं इससे सिस्टम बनते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी ये इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म और रियलिज्म इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि हिस्ट्री फिलोसफी को डिफेंड किया जा रहा है, बट साइमल्टेनियसली साइंटिफिक स्टडी को रिजेक्ट नहीं करता ये। लेकिन अगर करनी है साइंटिफिक स्टडी तो हमारी वैल्यूज़ के तनाजुर में, और ये वैल्यूज़ के तनाजुर में जो IR में स्टडी होना शुरू हुई तो किस मेथडोलॉजी पे चले, तो वो मेथडोलॉजी है बिहेवियरलिज्म। और इससे डेवलप हुई आपकी दो थ्योरीज, एक को आप कहते हैं नियो रियलिज्म और दूसरी को आप कहते हैं नियो लिबरलिज्म। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि ये जब आप नियो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना तो यहाँ पर क्लासिकल रियलिज्म पूरा रिजेक्ट नहीं करते आप। क्लासिकल रियलिज्म के जरासीम नियो रियलिज्म में मौजूद हैं और लिबरलिज्म आइडियलिज्म के जरासीम नियो लिबरलिज्म में मौजूद हैं। क्लासिकल रियलिज्म और लिबरलिज्म आइडियलिज्म के लूप होल्स को एड्रेस किया गया है नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म में एक नए तरीके से, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स थे वो सेम है, बस मेथडोलॉजी डिफरेंट है। तो ये हमने अब इंटरनेशनल सोसाइटी को पढ़ लिया। अब हमें आइडिया क्लियर हो गया कि अब हम बढ़ रहे हैं नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म की तरफ। और ये किसके तहत होगा, ये बिहेवियरलिज्म के अप्रोच के तहत होगा, बिहेवियरलिज्म की मेथडोलॉजी के तहत होगा, जो कि पॉजिटिविज्म की थर्ड टाइप है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बिहेवियरलिज्म की मेथडोलॉजी क्या है, ये अप्रोच क्या कहती है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है। उससे फिर हम अपनी नेक्स्ट थ्योरीज को डिराइव करेंगे, नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म। होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ बन रही होगी कि हम किस टाइम फ्रेम के साथ चल रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 1960s और 1970s में। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।